हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आज हम माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पर बात करने जा रहे हैं और आप अपनी जिज्ञासा बनाइए रखिए कि ये किस विषय पर है और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या बातें निर्धारित की हैं, किस विषय पर ये जजमेंट पास किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस जजमेंट की। देखिए, इस जजमेंट में पति बड़े खुश हैं कि उन्हें लगता है कि पत्नियां अब उन्हें भरण पोषण के लिए तंग और परेशान नहीं कर पाएंगी, और जो पत्नियां हैं वो भी खुश हैं। उन्हें लगता है पतियों को भरण पोषण देना पड़ेगा और वे भरण पोषण न देने के कोई बहाने नहीं खोज पाएंगे, और न्यायालय के जिन आदेशों की वे धज्जियां उड़ा दिया करते थे, अब उन्हें उन आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये जजमेंट किस विषय पर आपको बताना चाहती हूँ, किस विषय पर हमारी बातचीत हो रही है। ये जो हमारा विषय है ये है मेंटेनेंस का, भरण पोषण का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट पास किया है और वो है राजनेस वर्सेस नेहा का। 4 नवंबर 2020 को ये जजमेंट आया है और इस जजमेंट को देने वाले हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय ऑनरेबल मैडम इंदु मल्होत्रा, एंड दूसरे हैं ऑनरेबल मिस्टर सुभाष रेड्डी। तो इन दोनों माननीय न्यायाधीश महोदयों ने ये जजमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजनेस वर्सेस नेहा का। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन मेंटेनेंस के बारे में तय हुई हैं, और जो एडवोकेट और मजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है ये जजमेंट, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं वो इस जजमेंट के माध्यम से, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से एडवोकेट बनकर आए या वो किसी वाइफ की तरफ से एडवोकेट बनकर आए, दोनों ही पक्षों को इस जजमेंट में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसलिए पक्षकार हमारा कोई भी हो, हमारा काम है उसको न्याय दिलाने का। तो इस जजमेंट के माध्यम से निश्चित ही आपके क्लाइंट को न्याय मिल सकेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। हम इसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे, और वैसे पूरे शॉर्ट में आपको ये पूरा जजमेंट मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। राजनेस वर्सेस नेहा का ये जजमेंट है। अब ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो जजमेंट है बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट ये दिया गया है, और इससे अधीनस्थ न्यायालय के जजों को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनको कई विषय पर जो अधीनस्थ न्यायालय के जज हैं उनको कई टॉपिक्स पर या अलग अलग फाइलों में उनके जजमेंट कुछ अलग अलग हो जाते थे। तो इससे एक पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेनेंस के मामलों में स्थापित करने की कोशिश की गई है कि लगभग सभी जज उसमें एक जैसा सा डिसीजन करें। कुछ मूलभूत बातें, वैसे तो देखिए कोई भी जजमेंट जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, हर जज के व्यक्तिगत जीवन का उसमें प्रभाव आता है, और जो सिद्धांत हैं कानून के अलग अलग फैक्ट्स पर अलग अलग अप्लाई होते हैं। पार्टीज का जीवन कैसा रहा है, उनका समाज कैसा है, इन सब का ये जो फैक्ट्स हैं ये इस पर प्रभाव आता है। लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत बातें जो तय कर दी जाती हैं वो उन जजमेंट्स को थोड़ा यूनिफॉर्मिटी प्रदान करती हैं कि मूलभूत बातों के बारे में वो एक जैसे रहें। तो इस राजनेस वर्सेस नेहा का ये जो जजमेंट है 4 नवंबर 2020 का, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में जो उनकी पावर्स दी हुई हैं उसको यूज करते हुए इसको पारित किया गया है, और ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने ये जजमेंट पास किया है। तो आपको याद हो गया होगा राजनेस वर्सेस नेहा।
अब किन पॉइंट्स पर ये जजमेंट दिया गया है? जो मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, इस दो भाग में, ए और बी पार्ट में ये जजमेंट आया है। जो इसका ए पार्ट है, वो तो जो राजनेश और नेहा है, इनके फैक्ट्स को ही डील करता है, ठीक है। क्योंकि जो राजनेश हैं वो पति के रूप में आए थे, और ये जो नेहा है ये पत्नी है। इस नेहा ने, ये जो नेहा है, इसने जो भरण पोषण की एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की थी। तो भरण पोषण की जब एप्लीकेशन इन्होंने पेश की, तो उसी को चैलेंज करते हुए ये राजनेश माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और इसलिए ए पार्ट में, ये जो इस डिसीजन का ए पार्ट है, इसमें नेहा के केस की चर्चा की गई है। और इसका जो बी पार्ट है, इस केस का जो बी पार्ट है, उसमें जनरल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो हम इन गाइडलाइंस को पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में समझ लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर ये गाइडलाइंस आई है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का। ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन यानी जुरिडिक्शन की इसमें बात की गई है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे कानून हैं इस बिंदु पर कि किन किन में जो पत्नियां हैं वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं या बच्चे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हम इन कानूनों की अभी अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का है कि जुरिडिक्शन ओवरलैप करते हैं, एक के बाद एक जुरिडिक्शन लैप कर जाता है, यानी एक दूसरे जो कानून है उसमें वो घुसता है ना। तो वो ओवरलैपिंग उसकी रहती है जुरिडिक्शन की, कि किसमें कभी किसी धारा के तहत, किसी कानून के तहत मेंटेनेंस दे दिया जाता है, फिर कभी अगली ही बार दूसरे में पत्नी मेंटेनेंस की दरखास्त ले आती है, एप्लीकेशन ले आती है। तो ये किस टाइप से ये जुरिडिक्शन तय होगा, तो ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन की इसमें बात की गई है। दूसरा है इंटरिम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो सालों साल चलती रहती है। ऐसा हम लोग भी अदालतों में देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में ऑब्जर्व किया है कि भरण पोषण के मामले तय नहीं होते हैं, बहुत सालों तक चलते रहते हैं। तो इंटरिम मेंटेनेंस पत्नियों को दिया जाना, बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी है। तो वो किन किन बातों के आधार पर कोर्ट तय करेगी, ये इस पॉइंट पर देखा जाएगा इंटरिम मेंटेनेंस के बिंदु पर। और इसी से रिलेटेड है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। भरण पोषण की रकम का निर्धारण कैसे करें? न्यायालयों के सामने ये बड़ी समस्या रहती है। मैंने भी भरण पोषण के बहुत सारे केस डिसाइड किए हैं, और मैंने ये देखा है कि पत्नियां सिंपल एप्लीकेशन पेश कर देती हैं कि भाई मुझे अपने पति से भरण पोषण दिलाया जाए, मेरे पति से मैं कई सालों से अलग रह रही हूँ, मेरा पति मुझे ना तो मकान देता है रहने के लिए, ना मेरे भोजन की व्यवस्था करता है, और इसलिए मुझे अपने पति से भरण पोषण दिलाया जाए। मैं अपने बच्चे भी अकेली मेहनत करके पाल रही हूँ। अब होता ये है कि पति जो है वो बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है चाहे मुझे तो जेल भेज दो, लेकिन मैं इस लेडी को, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ और इस लेडी को मैं मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दूंगा। और वो जेल चला जाता है लेकिन मेंटेनेंस नहीं देता। तो और फिर वो ये कहता है मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं कैसे इसको मेंटेनेंस दूं, मैं तो खुद ही जी रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, मेरे पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं। तो सवाल ये है कि पत्नी या बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट कौन कौन से क्राइटेरिया तय करे। पति साफ झूठ बोल देता है कि उसके पास कुछ नहीं है, और पत्नी जो है वो कोर्ट में आती है हर पेशी पर रोती हुई। हम लोगों को भी बड़ी कई बार दया भी आती है, दोनों पक्षों पर ही आती है। जब पति प्रताड़ित होता है तो पति पर दया आती है, जब पत्नी प्रताड़ित होती है तो पत्नी पर दया आती है कि ऐसे केसेस में क्या निर्णय किया जाए। तो ये जो पॉइंट है ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही इसके क्वांटम पर चर्चा की है कि कोर्ट्स किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जब उनको मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस टू बी अवार्डेड, इस पॉइंट की भी हम आगे चर्चा करेंगे।
इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस, और सबसे अंत में कि ये जो मेंटेनेंस के ऑर्डर हैं इनका इन्फोर्समेंट कैसे किया जाए, इनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। तो हिंदी में देखिए समझ लेते हैं, एक 5वां पॉइंट हमारा वसूली का है कि वसूली कैसे हो रकम की, किस तारीख से भरण पोषण दिया जाएगा, भरण पोषण की रकम का निर्धारण, अंतरिम भरण पोषण और क्षेत्राधिकार। तो ये इस तरह से हमारे सामने ये 5 पॉइंट हैं। अब जो हमारा पहला पॉइंट आता है इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का, जो जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार जो है वो ओवरलैप करता है अलग अलग कानूनों में, तो उसको कैसे निपटेंगी कोर्टें। To overcome the issue of overlapping jurisdiction and avoid conflicting orders being passed in different proceedings, it has become necessary to issue direction in this regard so that there is uniformity in the practice followed by the family court, district court and magistrate court throughout the country। वही बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात से कंसर्न है, इस बात की चिंता है कि जो फैमिली कोर्ट्स इसमें डिसीजन पारित कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पारित कर रही हैं, और जहां फैमिली कोर्ट्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं है, तालुका लेवल की कोर्ट्स हैं जहां केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो हाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है इसमें डिसीजन कर रही हैं, लेकिन सबका डिसीजन देने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो सेम नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में लाने के लिए इस डिसीजन को पास किया गया है, और ये ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन की समस्या से निपटने की इसमें कोशिश की गई है कि बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं, एक कोर्ट कुछ जजमेंट पास कर देती है, एक कोर्ट कुछ जजमेंट पास कर देती है। जैसे ये बहुत सारे हमारे पास एक्ट हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में आप जानते हैं कि पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इसी तरह डीवी एक्ट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, डीवी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 2005 में आया। तो डीवी एक्ट के में भी हम भरण पोषण पत्नियां प्राप्त कर सकती हैं, बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, या और भी कोई पीड़ित है महिला वो प्राप्त कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण मिल सकता है। इन एडिशन टू, और अब ये भी प्रश्न है कि अब ये जो कानून है इसके अलावा भी और कानून है, तो इनमें ये ओवरलैपिंग की समस्या जैसे आती है कि एक व्यक्ति, एक पत्नी है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी एप्लीकेशन पेश कर देती है, फिर वो डीवी एक्ट में भी आ जाती है, फिर सीआरपीसी में भी आ जाती है, और हम ये देखते हैं कि एक ही पति और पत्नी के बीच में 10-15 मुकदमों का एक बंच हो जाता है, जो अलग अलग कोर्टों में या एक ही कोर्ट में अलग अलग ये कानूनों के तहत वो चलते रहते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डील किया है कि क्या ये इन एडिशन टू है, क्या एचएमए यानी हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन पेश करने के बाद डीवी एक्ट में भी पेश की जा सकती है, या इनमें से कोई भी एक्ट एक दूसरे को डिबार कर देता है। यानी डीवी एक्ट में अगर भरण पोषण की एप्लीकेशन, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आ गई है तो क्या सीआरपीसी में पेश नहीं की जा सकती, क्या वो डिबार हो जाएगी, क्या वो अयोग्य हो जाएगी ऐसी एप्लीकेशन पेश करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन में डील किए गए हैं। तो मेन एक जो पहला हमारा बिंदु है वो ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का है। आपको जुरिडिक्शन का पॉइंट जो है वो इसमें याद रखना है। अब वही मैं फिर हिंदी में इसको रिपीट कर रही हूँ कि एडिशनल और डिबार, क्या ये कानून एक दूसरे के एडिशनल है यानी सहायक है, या एक दूसरे को डिबार कर देते हैं, एक दूसरे को अयोग्य कर देते हैं कि एक कानून में अगर कोई एप्लीकेशन आ गई है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आ गई है या घरेलू हिंसा में आ गई है, तो क्या वो हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक कानून में नहीं पेश कर सकती या सीआरपीसी में नहीं पेश कर सकती। तो कौन से कानून में पत्नी को भरण पोषण पाने का क्षेत्राधिकार रहेगा, ये क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, और भी कानून है इसमें। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो हम देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो इस बारे में ये है, व्हेन सक्सेसिव क्लेम्स फॉर मेंटेनेंस आर मेड बाय ए पार्टी अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स, द कोर्ट वुड कंसीडर एन एडजस्टमेंट और सेट ऑफ the amount awarded in the previous proceeding, whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceeding। यानी बात ये है कि सक्सेसिव क्लेम्स
मेंटेनेंस के पेश किए जाते हैं। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक बहुत सारी क्लेम पिटीशन अलग अलग कानूनों में पेश कर दी जाती हैं, डिफरेंट स्टैट्यूट्स, यानी जैसे हमने अभी बात की हिंदू मैरिज एक्ट में पेश कर दिया, और फिर डीवी एक्ट में भी पेश कर दिया, सीआरपीसी में भी पेश कर दिया। तो ये डिफरेंट स्टैट्यूट्स हो गए, अलग अलग कानूनों में बहुत सारी सेवरल प्रोसीडिंग जो है पेश कर दी गई हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि इन सारी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट ध्यान में करेगा और फिर एन एडजस्टमेंट एंड सेट ऑफ द अमाउंट, फिर सबको कंसिडर करेगा और फिर एडजस्टमेंट और सेट ऑफ की कोशिश करेगा। जो ये सक्सेसिव क्लेम्स है, यानी दो बातें हैं इसमें, एडजस्टमेंट एंड सेट ऑफ, कि जो अमाउंट हमारे सामने आया है, जैसे धारा 125 में सीआरपीसी में कोई प्रार्थना पत्र आता है और उसमें न्यायालय भरण पोषण का निर्णय पारित कर देता है। इसके बाद डीवी एक्ट में कोई प्रार्थना पत्र आता है और उसमें भी प्रार्थी भरण पोषण मांगता है। तो न्यायालय के सामने प्रश्न ये है कि क्या दोबारा वह उसे भरण पोषण दिलाएगा। यही बातें इन एडिशन, डिबार और सेट ऑफ में आती हैं। यानी कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट इन दोनों एप्लीकेशंस पर विचार करेगी। ये एप्लीकेशन तो मान लो दूसरे कोर्ट में थी और इसमें उन्होंने भरण पोषण का ऑर्डर कर दिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने 5,000 रुपए भरण पोषण का ऑर्डर कर चुके फर्स्ट एप्लीकेशन में, और अब दूसरे कोर्ट के सामने सेकंड जो एप्लीकेशन है डीवी एक्ट की, अब उसमें आता है मामला। तो कोर्ट क्या करेगी कि ये जो 5,000 रुपए की रकम है इसको कोर्ट ध्यान में रखेगी, और अब कोर्ट मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि 5,000 रुपए पर्याप्त हैं और राशि नहीं दिलाई जा सकती, पति के पास और साधन नहीं है, तो ये जो सेकंड एप्लीकेशन डीवी एक्ट में आई है कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा, और ये कहेगा कि पहले ही वो 125 सीआरपीसी में ले रही है पर्याप्त भरण पोषण और अब उसको नहीं दिलाया जा सकता क्योंकि पति के पास और संसाधन नहीं है। अब आपके सामने एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा। मान लो इस बात को पत्नी छुपा लेती है कि वो पहले से ही कोई एक पहली प्रोसीडिंग कर चुकी है और ये 5,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, ये कोर्ट को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोविजन तो पहले भी था कि कोर्ट इस मामले को सेट ऑफ कर लेगा। तो अब नया क्या हो गया, अभी इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें नया क्या हो गया। ठीक है, यहाँ तो हम पहले इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि ये जो ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का मामला है कोर्ट उसको इस तरह कंसिडर कर लेगी कि भाई एक बार 5,000 रुपए मिल चुके हैं, इसलिए अब ये डिसमिस कोर्ट कर रहा है, इससे मामला ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि ये दोनों है जो है, अब इसको तो डिसमिस ही कर दिया उन्होंने। ठीक है, या मान लीजिए इस कोर्ट को लगता है कि 7,000 रुपए भरण पोषण होना चाहिए, पति को देना चाहिए, अब 5,000 तो पहले ही दे रहा है, तो इसमें वो नए वाले में 2,000 रुपए कर देगा। तो इस तरह ये ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन नहीं होगा और टोटल जो है उसकी स्थिति को कोर्ट देख लेगा। अब कैसे पता चलेगा ये अभी आगे बताएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा क्या प्रोविजन कर दिया कि कोर्ट को अब पता चल जाएगा। अब ये देखिए 2 नंबर पॉइंट क्या है, इट इज मेड मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज द प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड द ऑर्डर्स पास देयर इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। अब आप कह रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा कि जो पत्नी है वो पहले से मेंटेनेंस प्राप्त कर चुकी है या भरण पोषण प्राप्त कर चुकी है और वो पहले एक एप्लीकेशन पेश कर चुकी है फर्स्ट, और ये उसकी सेकंड एप्लीकेशन है या ये उसकी थर्ड एप्लीकेशन है, या कोर्ट पहले इसको खारिज कर चुका है और ये अब इसकी सेकंड भी खारिज हो चुकी है और ये थर्ड आई है। कैसे पता चलेगा? ऐसे तो कोई अंत ही नहीं होगा, पत्नियां लगातार नई नई एप्लीकेशनें पेश कर सकती हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना मैंडेटरी वाला, ये दिख रहा है आपको, मैंडेटरी का मतलब है आवश्यक रूप से, मस्ट, शैल। इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या मैंडेटरी कर दिया गया है? डिस्क्लोज द प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड द ऑर्डर्स पास्ड देयर इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। अब अगर कोई व्यक्ति ये थर्ड एप्लीकेशन पेश करता है, अब जिस कोर्ट के सामने आई है उनको क्या पता ये थर्ड है, ये एप्लीकेशन आ गई, तो इस एप्लीकेशन में
ये जो एप्लीकेंट है जिसने ये एप्लीकेशन पेश की है उसको ये बताना मैंडेटरी है, बताना जरूरी है कि वो पहले भी 2 और ये 2 एप्लीकेशन पेश कर चुका है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, आजकल हमारे सामने बेल एप्लीकेशंस आ रही हैं। बेल एप्लीकेशन में भी ये प्रोविजन चल रहा है। पहले ये पता नहीं चलता था बेल एप्लीकेशन में कि एक आदमी कितनी बार इसकी बेल खारिज हो चुकी है, ये पहले भी इसने बेल एप्लीकेशन पेश की थी, और वो कोर्ट को अंधेरे में रख लेते थे। कई बार तो जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, तो उनके सामने ये नहीं बताते थे कि माननीय हाई कोर्ट में इस आदमी की बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। तो इससे क्या होता था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हाई कोर्ट से बेल खारिज हो गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई, इनके सामने नहीं आई और इन्होंने बेल ले ली, तो उससे क्या होता था, हाई कोर्ट नाराज हो जाते थे कि भाई हमने बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और आपने ले ली। तो इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिए कि अब बेल एप्लीकेशन में ये बताना मैंडेटरी होगा कि ये आपकी कौन सी बेल एप्लीकेशन है और क्या पहले भी किसी फोरम से ये खारिज हुई है। तो ये सेम का सेम जो प्रोसीडिंग है वो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग पर भी हो गया है, और इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस हैं ये आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कि पहले भी कोई कार्रवाई हुई है और उसमें क्या ऑर्डर हुआ है, क्या वो डिसमिस हो गई या उसमें कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ऑर्डर पास्ट जो भी ऑर्डर हुए हैं वो ऑर्डर आपको बताने इसमें पड़ेंगे, ऑर्डर एंड ये प्रीवियस। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर पास्ड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन द सेम प्रोसीडिंग। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर न्यायालय को ये लगता है कि पहले कोई आदेश हुआ है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है या कोई वेरिएशन जरूरी है, यानी कोई घटाना है, मेंटेनेंस बढ़ाना है या और कोई उसमें परिवर्तन करना है, तो वो न्यायालय उसमें कर सकेगा। ये जो नई प्रोसीडिंग आई है, मान लो इनमें कोई आदेश पारित हो गया, अब ये जो एप्लीकेशन आई है ये जिस भी कोर्ट में सुनवाई के लिए लगती है, और इस तीसरी एप्लीकेशन को जो भी कोर्ट डील कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, उसको लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए या कोई वेरिएशन होना चाहिए, मतलब कोई बदलाव होना चाहिए, तो वो उसको देख सकता है कि हम इसमें बदलाव कर दें। नेक्स्ट, अब आता है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस का। ये हमारा बी पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन का, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस का। तो इसमें इन्होंने ये किया है कि एक एफिडेविट दोनों पक्षों को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये जो एफिडेविट है ये किस बात का एफिडेविट? डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी दोनों पक्ष इस बात का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे थे ना कि कोर्ट कितना मेंटेनेंस दिलाएगी, ये कैसे तय होगा, और पति कोई तथ्य छुपा लेगा या पत्नी कोई तथ्य छुपा लेगी। भाई ये जो एफिडेविट का पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट किया है उन्होंने, ये जबरदस्त पॉइंट किया है, क्योंकि यही सबसे बड़ी जड़ थी। ये जो जड़ है मेंटेनेंस के मामलों में प्रॉब्लम की, जो कोर्टों को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता था कि इधर पत्नी रो रही है कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, और उधर पति जो है अपनी सारी संपत्तियों को छुपा के बैठा है, वो बता नहीं रहा कोर्ट में। मैंने भी ऐसे कई सारे मामले देखे हैं जिसमें हम कहते थे कि, और पत्नी को कहते थे, पत्नी के एडवोकेट को कहते थे कि भाई आप लाओ तो सही, ये तो बताओ कि पति के पास संपत्ति क्या क्या है। अब वो पत्नियां कहती, साहब हम तो बेचारी अनपढ़ हैं, हमने तो कभी अपने पति के मामलों में ध्यान ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं उनके पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है। और उधर पति बिल्कुल शातिर। और कई मामलों में पत्नियां बड़ी शातिर, एग्जैजरेट करती हैं मामलों को कि पति बेचारा गरीब है, लेकिन वो खर्चे पर खर्चा किए जाती हैं। तो दोनों ही मामले हैं, दोनों ही पक्ष, अलग अलग मामले की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। एक ही मामले को या किसी भी बात को हम सारे मामलों पर लागू नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है बड़ा एफिडेविट वाला,
अब भैया एफिडेविट देना पड़ेगा, पति को भी पत्नी को भी, और अगर एफिडेविट झूठा दिया तो फिर सजा हो जाएगी, 193 में आ जाओ, फिर कोर्ट के सामने झूठ बोलने की सजा। एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, जो संपत्तियां हैं वो भी बताएंगे, एंड लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज हैं वो भी बताएंगे, एंड अनेक्स्ड इनक्लोजर फॉर 2 and 3 ऑफ द जजमेंट एज मे बी एप्लीकेबल शैल बी फाइल्ड। अब ये इसमें अनेक्स्चर दे दिए हैं इन्होंने जजमेंट के साथ ही, और उसमें ये जो एफिडेविट है उसका इन्होंने परफॉर्मा बता दिया है, तो वो परफॉर्मा आप इस जजमेंट को निकाल कर देख सकते हैं। शैल बी फाइल्ड बाय बोथ पार्टीज इन ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए मैंडेटरी किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, एंड ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग पेंडिंग, सारी जितनी भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग कोर्ट में आएंगी, चाहे वो पेंडिंग हो, डिस्पोज हो गई हो, उन सब में ये मैंडेटरी है। यानी यहाँ इस बात का ये मतलब नहीं है कि अब डिस्पोजल होगी और उसको अब वापस से कोर्ट निकलवाएगा और फिर से आपका एनेक्स्चर उसमें लगवाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है जो भी पेंडिंग हो गई, जो भी पेंडिंग अभी है, उनमें आप पेश करोगे, इंक्लूडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कोई सी भी कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सब में आपको ये पेश करनी पड़ेंगी, शपथ पत्र, संपत्ति और जिम्मेदारियों का। ठीक है, अब देखिए ये हमने ये प्रोविजो है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का 2001 में आया था, और ये जो प्रोविजो है ये इंटरिम मेंटेनेंस की बात करता है कि पत्नियों को जो है इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए। इसी तरह थर्ड प्रोविजो है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, ये भी 2001 में आया था, इसमें भी इंटरिम मेंटेनेंस की बात की गई थी, और इनमें टाइम भी डिसाइड कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ा आश्चर्यजनक माना कि इसमें 60 दिन का टाइम दिया गया था कि भाई 60 दिन में ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तय हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत सालों तक ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ही पड़ी रहती हैं। अब क्यों पड़ी रहती हैं? क्योंकि वाइफ जो है, पत्नियां जो हैं, वो मामलों को एग्जैजरेट करती हैं, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं कि पति के पास ये दुकान है, पति के पास ये कंपनी है, पति के पास ये पेट्रोल पंप है, पति के पास ये संपत्ति है, वो संपत्ति है। और हस्बैंड क्या करते हैं? वो कैंसिल करते हैं, यानी सारी संपत्तियों को छुपा लेते हैं। तो इससे क्या होता था? इससे होता ये था कि कोर्ट से मेंटेनेंस के सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाती थी कि वास्तव में इस पत्नी को या बच्चों को कितना मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि उनकी असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो कोर्ट के सामने नहीं आ पाती थी। एक बार मुझे याद है एक एसपी साहब मुझे मिले, वो मेरे चैम्बर में आए और ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, बात करने लगे कि साहब आप लोग जो है ये नहीं देखते हो, हमने 2-3 उन्होंने बात की कि हमारे पास 2-3 महिलाएं जो है 498A 498A के केस में आई थी पीड़ित के रूप में, और वो रो रही थी बहुत बुरी तरह। हमने देखा कि उनमें 1,000 रुपए मेंटेनेंस दिलवाया गया था, जबकि उसमें पति जो है वो बहुत संपन्न था। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रख रही थी क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस डील किए थे, लेकिन उसका कारण जो है, उसका जवाब यूं तो मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये डिस्क्लोज करने का काम तो पार्टीज का है कोर्ट के सामने कि वो सही तथ्यात्मक स्थिति कोर्ट के सामने लाए। कोर्ट अपने आप से तो पतियों की संपत्ति ढूंढने नहीं जाएगा, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि उस पति के पास कितनी संपत्ति है? और जब तक संपत्ति का खुलासा नहीं होगा तब तक कोर्ट जो है सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो निर्णय है, ये बड़ा सटीक निर्णय है, ये कोर्ट्स के लिए बहुत ही अहम जजमेंट है। इससे न्यायालयों को सही निर्णय पर, सही न्याय तक पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब पति और पत्नियां दोनों अपनी अपनी संपत्तियों का खुलासा कर देंगे तो न्यायालय को पता चल जाएगा कि इस पत्नी को या इनके बच्चों को कितना भरण पोषण दिलाया जाना चाहिए और पति की क्या स्थिति है। कई पति तो वास्तव में ऐसे हैं, बेचारे कई साल जेल में निकाल देते हैं उनके, क्योंकि मान लो कोर्ट ने एक पति पर 5,000 रुपए भरण पोषण उसको दिला दिया। अब वो तो बेचारा मजदूर टाइप आदमी है,
अब कुछ तो वो निराश हो गया, उसका घर टूट गया, अब उसके कमाने की इच्छा नहीं है। कुछ वो सोचता है कि ठीक है अब मैं कमाऊंगा ही नहीं, और कुछ उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जेल में पड़ा है। उल्टे रोटियां भी जेल की खा रहा है, सरकार की खा रहा है कि भैया सरकार की रोटी खाओ ना, मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा, घर तो वैसे ही टूट गया, बना के तो कोई देने वाला है नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो ऑर्डर है, इसमें एफिडेविट का कि डिस्क्लोजर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का, इससे दोनों पक्षों के साथ न्याय हो पाएगा। अब है कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड प्लीडिंग का। ये इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसमें लिमिटेड प्लीडिंग जो है दी जाएंगी, लिमिटेड इंटरम मेंटेनेंस के लिए। इंटरम मेंटेनेंस के लिए वो पार्टी जो है लिमिटेड प्लीडिंग देंगी, तो इसलिए हमने इसको कहा है कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड प्लीडिंग का, क्योंकि मेंटेनेंस के जो मुकदमे हैं इंटरम मेंटेनेंस के, खास तौर पर जो 60 दिन के करीब निपट जाने चाहिए, वो लंबे चलते रहते हैं। तो इस एफिडेविट से, और एफिडेविट ऑफ एसेट इनकम एक्सपेंडिचर, एक तो ये आ जाएगा और एक ये लिमिटेड प्लीडिंग आ जाएंगी, तो इन दोनों के आधार पर कोर्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर पाएगा और तुरंत पत्नी को या उनके बच्चों को एक इंटरिम मेंटेनेंस की राशि तय कर पाएगा। अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट भी रेफर हुए हैं, जैसे पुनीत कुमार वर्सेस इंद्रजीत का जजमेंट है, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा का जजमेंट है। इस जजमेंट में, ये जो कुसुम शर्मा का जजमेंट है, इसमें फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट भी दिया गया है, और फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट में ये भी कहा है कि ये जो 3 तरह के लोग हैं हमारे पास, अर्बन लोग हैं, कुछ शहर में रहते हैं, कुछ रूरल हैं, कुछ ट्राइबल लोग हैं, तो जो एफिडेविट हैं वो सभी लोगों पर एक जैसे अप्लाई नहीं होते हैं। इन तीनों को अलग अलग टाइप के फॉर्मेट इनको दिया गया है कि ये अलग अलग टाइप के फॉर्मेट इनको भरने पड़ेंगे। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पॉइंट पर बहुत पहले से ही काम कर रहा है, और इन्होंने इस तरह के जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में दिए हैं। अब आता है डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इंटरिम जो मेंटेनेंस है वो दोनों पक्षों के फाइनेंशियल स्टेटस पर होगा, और रीजनेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ये बहुत ही रीजनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि किसी पति पर बहुत ही अत्यधिक मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया हो, बहुत ज़्यादा उसको दिलाने का आदेश दे दिया हो और वो बेचारा दे नहीं पा रहा हो। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा आदेश होना चाहिए जो वो अदा कर सके। ऑपरेसिव एंड अनबियरेबल, ऑपरेसिव एंड अनबियरेबल नहीं होना चाहिए। अब रियलिस्टिक एंड रीजनेबल दोनों पक्षों के लिए ही है। अगर मान लो कोई पत्नी है और उसको 1000 रुपए हम भरण पोषण दिला सकते हैं, जबकि पति की जो इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख इनकम को देखते हुए पत्नी को 1000 रुपए भरण पोषण तो बहुत ही कम है। तो रीजनेबल होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के वे कौन से बिंदु होंगे जिनके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे कि हम उसको कितना मेंटेनेंस दिलाएं। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4-5 पॉइंट निर्धारित किए हैं। For determining the quantum of maintenance payable to an applicant, the court shall take up into account the criteria enumerated in Part B of the judgment. ये जो हम Part B की ही अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, तो इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं Part B में, जो जिनको हम देख सकते हैं कि हम इसका क्वांटम जो है वो किस तरह डिसाइड करें। अब ये पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखूं, स्टेटस ऑफ द पार्टीज का स्टेटस क्या है। एक तो भाई बिल्कुल राजमहल में रहते हैं, दोनों पार्टियां राजमहल में रहने वाली हैं, एक बिल्कुल गरीब हैं, कुछ खेतीहर मजदूर हैं या ट्राइबल हैं, तो क्या स्टेटस है पार्टीज का, ये कोर्ट को देखना चाहिए। रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन,
उनकी क्या रीजनेबल नीड्स हैं, क्या उनकी डोमेस्टिक नीड्स हैं, मतलब क्या उनके रहने की स्थिति क्या है, उनके खाने की स्थिति क्या है, उनके कपड़े पहनने की स्थिति क्या है, बच्चों के पढ़ाई की स्थिति क्या है, और फिर कौन सी स्कूलों में पढ़ेंगे। आजकल तो 10 लाख रुपए पर ईयर वाले भी स्कूल हैं, ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें 10-10 लाख रुपए फीस लगती है, और ऐसे भी हमारे सरकारी स्कूल हैं जिसमें 100-200 रुपए साल में ही भी पढ़ाई हो जाती है। तो उन बच्चों को कैसे स्कूल में वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे, ये उनकी फैमिली स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वाइफ इज एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड, ये भी देखा जाएगा कि पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, कोई वकील है, डॉक्टर है, सीए है, क्या करती है पत्नी। एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, दोनों पक्षों के पास ही क्या सोर्स है, क्या पत्नी के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है इनकम का। इनकम इज सफिशिएंट टू इनेबल हर टू मेंटेन, क्या वो इतनी इनकम करती है कि वो उसके लिए पर्याप्त हो कि वो अपना भरण पोषण कर सके। द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। एक तो पति बहुत आलीशान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता हो और दूसरी तरफ पत्नी बेचारी अब उससे अलग रहकर बिल्कुल झोंपड़ी में आ गई हो, तो क्या स्थिति है। वाइफ वॉज एम्प्लॉयड प्रायर टू हर मैरिज, ये भी कोर्ट देख सकता है कि क्या पत्नी शादी से पहले कोई नौकरी वोकरी करती थी, एम्प्लॉयड थी कि नहीं थी। वर्किंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज, क्या वो मैरिज के चालू रहते हुए, मैरिज के दौरान क्या वो काम करती थी, वर्किंग करती थी कि नहीं करती थी। वाइफ वाज रिक्वायर्ड टू सैक्रिफाइस हर एम्प्लॉयमेंट, क्या पत्नी से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपने अपॉर्चुनिटीज फॉर नर्चरिंग द फैमिली, चाइल्ड रेयरिंग एंड लुकिंग आफ्टर अडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑन रीजनेबल कॉस्ट। तो क्या पत्नी से ये अपेक्षा वहाँ की जा सकती है कि वो अपने बच्चों के पालन के लिए या फैमिली में किसी और अडल्ट मेंबर की देखभाल के लिए अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपनी जो इनकम है या अपना जो बिजनेस है या अपनी जो नौकरी है उसका वो सेक्रीफाइस कर दे। तो इन सारे पॉइंट्स को कोर्ट ध्यान में रख सकता है। इसके बाद हस्बैंड्स के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, पति की क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है, इसको कोर्ट ध्यान में रखेगा। हिज एक्चुअल इनकम कितनी है। रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर हिज ऑन मेंटेनेंस, उसके खुद के क्या खर्चे हैं, ये भी कोर्ट जो है ध्यान में रखेगा। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ही इज ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन अंडर द लॉ, जो दूसरे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं जो कानून की नज़र में जिनको मेंटेन करना और उसका ऑब्लिगेशन है, जैसे माता पिता, क्योंकि अगर माता पिता को वो अगर भरण पोषण नहीं देता है तो कानून की अकॉर्डिंग टू लॉ वो भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ माता पिता को भरण पोषण करना उसकी एक विधिक जिम्मेदारी है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और पत्नी ये नहीं कह सकती कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण ना करे, क्योंकि जहाँ पत्नी को भरण पोषण करना उसका लीगल ऑब्लिगेशन है, उसका लीगल दायित्व है, उसकी लीगल ड्यूटी है, उसी तरह माता पिता की सेवा करना, माता पिता का भरण पोषण करना भी उसका एक लीगल ड्यूटी है उसकी। तो ये भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। अब इसमें दो महत्वपूर्ण केस रेफर हुए हैं। जसबीर कौर सहगल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून का 1997 का केस है। विनी परमार वर्सेस परमवीर परमार 2011 का केस है। ये दोनों जो केस हैं ये इसी बिंदु पर हैं और ये इस नेहा के केस में रेफर हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर पॉइंट है, ए केयरफुल एंड जस्ट बैलेंस मस्ट बी ड्रॉन बिटवीन ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमने पढ़े हैं अभी, तो इनको बैलेंस करना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत केयरफुली इनको देखे और इनके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करे। कोर्ट ये भी देख सकता है, सेक्शन 23 HMA में ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23 है, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कोई सेम बात है जिसमें हमने पहले देखा स्टेटस की बात, तो यहाँ भी पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज देख रहे हैं हम। रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट, जो पत्नी है, क्लेमेंट है या बच्चे हैं, तो उनकी क्या रीजनेबल वांट्स हैं,
क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली, द जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। अगर क्लेमेंट जो है, पत्नी जो मेंटेनेंस मांग रही है, वो अगर अलग रहती है तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है। वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी, क्लेमेंट्स की प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, क्या उसको ऐसी किसी इनकम हो रही है ऐसी किसी प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम पेमेंट्स ऑन अर्ली और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, उसके पास कोई और इनकम का सोर्स है कि नहीं है। तो ये पॉइंट्स भी सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं, जो कोर्ट्स ध्यान में रख सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 20 का ब्रैकेट में 2 डीवी एक्ट। ये जो डीवी एक्ट की जो सेक्शन 20 का ये सब क्लोज 2 है, इसमें भी कुछ इस तरह के क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो मेंटेनेंस है, मॉनेटरी रिलीफ है, उसको एजुकेट, फेयर, रीजनेबल एंड तय करने के लिए काम में आ सकते हैं। और उनके आधार पर कोर्ट ये देख सकता है कि कितनी रकम जो है वो पत्नियों को दिलाई जाए या बच्चों को दिलाई जाए, या और कोई क्लेमेंट है भरण पोषण का तो उसको दिलाई जाए। अब ये केस इनमें रेफर हुआ है भरत राज वर्सेस सरोज शेगड़े का, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स वैसे ही हैं। स्टेटस ऑफ द पार्टीज, रीजनेबल वांट्स टू द क्लेमेंट, क्या उसकी रीजनेबल वांट्स हैं, इंडिपेंडेंट इनकम का क्या सोर्स है, अमाउंट शुड एड द एप्लीकेंट्स टू लिव इन ए सिमिलर लाइफस्टाइल एज ही एंजॉयड इन द मैट्रिमोनियल होम, एप्लीकेंट्स उसकी लाइबिलिटीज क्या हैं, प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस। तो देखिए कुछ तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे एजुकेशन के लिए कितना खर्चा होगा, फिर मेडिकल फैसिलिटी उनको कितनी चाहिए, फिर फूड की क्या स्थिति है, फूड और रेजिडेंस। ये जो 4-5 चीजें हैं ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो इनको कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। फिर है एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्टीज। ये भी देखा जा सकता है कि उनके पास पार्टीज के पास क्या एम्प्लॉयमेंट है और एज कितनी है। एक तो वो बिल्कुल मान लो 25 साल के हैं तो वो और भी कमा सकते हैं, दूसरे सोर्स से भी कमा सकते हैं या एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। एक मान लो उनकी एज जो है 50 साल की है, अब किसी 50 साल की वाइफ को या 60 साल की वाइफ को कोई आदमी छोड़ देता है, तलाक दे देता है, तो पूरा जीवन तो उसने उस गृहस्थी को दे दिया और अब उसको बाहर निकाल दिया गया है, तो वो कहाँ से अपना भरण पोषण करेगी, कहाँ से अपने आप को मेंटेन करेगी। तो ये भी कोर्ट ध्यान में रखेगा। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज का क्या ड्यूरेशन रहा है। एक तो 2 साल में मैरिज टूट गई, एक मैरिज 30 साल बाद टूटी है, तो 30 साल की मैरिज में पत्नी अपना खून पसीना सब कुछ उस गृहस्थी को दे देती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या रीजनेबल डिमांड्स हो सकती हैं जिनको पति को पूरा करना चाहिए, तो ये भी कोर्ट जो है देखेगा। मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन, इनकी माइनर चिल्ड्रन का मेंटेनेंस कैसे हो सकता है। द लिविंग एक्सपेंस ऑफ द चाइल्ड, क्या चाइल्ड का लिविंग एक्सपेंस हो सकता है, ये सारी बातें भी। इल हेल्थ, सीरियस डिसेबिलिटी ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव हु रिक्वायर्स कांस्टेंट केयर एंड रिकरेंट एक्सपेंडिचर। ये जो ऐसी चीजें हैं कि किसी फैमिली मेंबर की इल हेल्थ है, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा डिपेंडेंट है रिलेटिव जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिसको कांस्टेंट केयर की आवश्यकता है, उस पर पैसा भी लगातार खर्च होता है, तो ऐसी स्थिति में इन बातों को भी मेंटेनेंस के क्वांटम को तय करते समय कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए और रखना है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण हमारा चौथा हो गया, ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, 4th, ठीक है, कि किस तारीख से भरण पोषण दिया जाएगा। इस बारे में भी ये जो पॉइंट है, इस बारे में भी अदालतों में बड़ा जजमेंट जो है वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं आते। कुछ कोर्टें प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से मेंटेनेंस दिलाती हैं, कुछ कोर्टें आदेश की दिनांक से दिलाती हैं, तो ये अलग अलग इलाके, अलग अलग रीजन, अलग अलग कोर्ट्स, इनमें सब में अलग अलग इसमें डिसीजन आ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नेहा राजवेश और नेहा के केस में डिसाइड किया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसमें
में इन्होंने ये कह दिया है, डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवार्डेड। मेंटेनेंस इन ऑल केसेस विल बी अवार्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस एज हेल्ड इन पार्ट बी फोर्थ अबाउट। यानी ये जो बात कही है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये जो पॉइंट है इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से, अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और अधीनस्थ जो अदालतें हैं इसको मानने के लिए बाध्य हैं। अब आपको आदेश की दिनांक से मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा, बल्कि एप्लीकेशन के दिनांक से ही दिलाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कर दिया है। तो ये बातें जो हैं, ये बात जो है वो सारी कोर्ट्स को भी पता होनी चाहिए, और जो क्लेमेंट के जो एडवोकेट हैं उनको भी पता होनी चाहिए कि वो कोर्ट का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सके। इन्फोर्समेंट, अब ऑर्डर तो दे दिया, ये हमारा 5वां पॉइंट है इन्फोर्समेंट का। आदेश हो गया है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? इसमें पहले भी हमने मेंटेनेंस का वीडियो बनाए हैं, सेक्शन 125 सीआरपीसी में बहुत डिटेल में 4-5 वीडियो बना चुकी हूँ एग्जीक्यूशन के पॉइंट पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन्फोर्समेंट का जो हमारा पॉइंट है कि इसकी पालना कैसे होगी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा है, इसमें सेक्शन 28A है हिंदू मैरिज एक्ट में, इसमें डीवी एक्ट में सेक्शन 20 का पॉइंट नंबर 6 है, सेक्शन 128 सीआरपीसी है। मनी, इन्होंने कहा है कि मनी डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की जो मनी डिग्री है वो इसमें मानी जाएगी, और मनी डिग्री की तरह ही इस भरण पोषण का जो है एग्जीक्यूशन होगा। इसमें ये जो सेक्शन 51, 55, 58, 60 और ऑर्डर 21 सीपीसी है, ये आपको बहुत इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं एग्जीक्यूशन ये जो ऑर्डर 21 है इस पर अभी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया है। अभी मैं आगे जो आपको सीपीसी, अभी मैंने ये तय किया है कि मैं हर वेंसडे को सीपीसी का वीडियो डालूंगी, और हर सैटरडे को कोई भी क्रिमिनल लॉ पर या दूसरे किसी लॉ पर वीडियो आपको मिलेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अब आपको रेगुलर इस मामले में रहूंगी, ताकि आपको समय से वीडियो मिल पाए। तो यहाँ हम जब सीपीसी पढ़ेंगे तो हम एग्जीक्यूशन, ये जो ऑर्डर 21 है इसको भी पढ़ेंगे कि हम एग्जीक्यूशन वास्तव में कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन की बड़ी समस्या रहती है कि ऑर्डर कोर्ट का हो जाता है लेकिन फिर उसकी पालना नहीं होती। पार्टी जो है उसको मतलब उसको उससे परे हटने की कोशिश करती हैं कि अगर ये जजमेंट उनके खिलाफ है तो कैसे इस जजमेंट से बचा जा सके। तो कोर्ट को अपने ये जो ऑर्डर्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन, इनके इन्फोर्समेंट पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा? माने उच्चतम न्यायालय ने तो इस जजमेंट में यही कहा है कि मनी डिग्री की तरह, सिविल कोर्ट की मनी डिग्री की तरह इसका एग्जीक्यूशन होगा। वैसे और एग्जीक्यूशन इसका कैसे होगा, हमने जो वीडियो अलग से बना रखा है उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और बहुत बहुत आपको थैंक्स कि आपने ये वीडियो देखा है। आपकी और भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसे लगा इसको भी आप बताना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आपके जो दूसरे भाई बहन हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और हम समाज में अच्छे एडवोकेट बनाने में, अच्छे लॉ के स्टूडेंट्स बनाने में एक जागरूकता फैला सकें। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि हम कानून के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स इस देश में विकसित कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।